सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 25 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय इस क्रम में हैं सहयोग की कहानियाँ, प्रदूषण संकट में समुद्री जीवन। सहयोग की कड़ियाँ। चीन के तियानजान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों के नेता तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से भारत, चीन और ब्राज़ील समेत कई देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद इस सम्मेलन को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। और इस चेंजिंग अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज में कुछ बड़ा ही देखने को मिलेगा एससीओ में। संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी को सम्मेलन से इधर चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात होगी और इस दौरान द्विपक्षीय मसलों के अलावा शुल्क के मुद्दे पर भी एकजुट होने को लेकर चर्चा हो सकती है। जाहिर है, मगर ऐसे हुए तो उससे अमेरिका के उन प्रयासों को झटका लगेगा जिनके तहत वह दूसरे देशों पर अपनी मनमानी व्यापार नीतियाँ थोप कर निजी हित साधने का मंसूबा पाले हुए है। एससीओ एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जिसका मकसद सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं। बिल्कुल। अब लेकिन दुनिया में बदल रही भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस बार के सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरान 3 बड़ी शक्तियां रूस, चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर होंगे। दुनिया की राजनीति में यह बदलाव अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति और ब्रिक्स को लेकर उनके रुख के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में सदस्यों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और संगठन के विकास की नई रणनीतियों का खाका तैयार किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि ये तीनों अमेरिका से अलग अलग स्तर पर असहमत हैं। और ये देखिए आप कि भले ही अमेरिका से अभी दिक्कतें आ रही हैं कई देशों को, मगर इससे जो आपके क्षेत्रीय संगठन हैं वो और मजबूत हो रहे हैं क्योंकि वही देश अब क्षेत्रीय संगठनों की तरफ मुड़ रहे हैं। हालांकि ये बात छिपी नहीं है कि भारत और चीन के बीच पारंपरिक रूप से संबंध ज़्यादा प्रकट नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका शुल्क के ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच नज़दीकियाँ नज़र आने लगी हैं। और देखिए हमारा जो थोड़ा सा एक चाइना के साथ समस्या चल रही थी गलवान घाटी वर्ष 2020 से, अब समय रहते और बेहतर रिश्ते होने से पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था को भी। अगला संपादकीय है प्रदूषण संकट में समुद्री जीवन। जयप्रकाश त्रिपाठी साहब लिखते हैं, समुद्र के बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र में की समस्या को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक आगाह करते रहे हैं, मगर मनुष्य के निजी स्वार्थ, लापरवाही और अनदेखी करने की प्रवृत्ति के कारण समुद्री जीवन का दम घुट रहा है। दुनिया के 3 अरब से अधिक लोग अपनी गुजर बसर के लिए समुद्री जीवन पर निर्भर हैं। देखो देखिए ब्लू इकोनॉमी भी होती है अपने आप में, ओशन इकोनॉमी। मछुआरे होते हैं, इनकी इनके मछुआरे तो आपके मेन हो गए जो लीड कर रहे हैं ओशन इकोनॉमी को। मछुआरे के पीछे पीछे कौन आते हैं आपके जेम इंडस्ट्री, हीरो की मतलब ज्वेलरीज की, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, पूरी सी फूड इंडस्ट्री अपने आप में, फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री, कई चीज़ें लिंक्ड हैं। दुनिया के 3 अरब से अधिक लोग अपनी गुजर बसर के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर होते हैं, लेकिन इस संपदा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। गैर कानूनी तरीके से मछलियां पकड़ने, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री जैव आबादी के भविष्य को बचाने के लिए अब गंभीरता से प्रयास करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकारों, व्यावसायिक संरक्षकों और मछुआरों के लिए प्राथमिकताएं तय कर दिए जाने के बावजूद मुनाफे की होड़ में कोई भी अपने दायित्व को समझने और उस पर पूरी तरह अमल करने को तैयार नहीं है। देखिए डीप सी ट्रॉलिंग के बारे में हमने पिछले कई संपादियों में पढ़ा था कि कैसे अब मछुआरे जो हैं आपके वो मछली पकड़ने को इतना ज़्यादा रूथलेस हो गए हैं, अमानवीय हो चुके हैं कि वो पूरी पूरी एक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते करते जा रहे हैं।
बड़े-बड़े जाल पानी में डाल देना, उसमें जो भी आ जाए, मतलब जिस मछली की ज़रूरत भी ना हो, कभी-कभी उसमें शार्क फँस जाती हैं, बड़ी-बड़ी मछलियाँ फँस जाती हैं, उनको भी ले जाते हैं। इससे एक फूड चेन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो कि ओशन की नेचुरल फूड चेन है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। कोरल रीफ्स को नुकसान पहुँच रहा है समय-समय पर ऑयल स्पिल होने से। जो तेल ले जाते हैं जहाज, जब वो किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो वो समुद्र में तेल गिरा देते हैं। पेरिस समझौते के बढ़ते वैश्विक औसत तापमान में कमी आने के लिए लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद भूमध्य सागर का तापमान बढ़ने की गति वैश्विक औसत से 20% अधिक हो चुकी है। महासागरों की सेहत बचाने के प्रयासों को वास्तव में बल मिलता है या फिर केवल संकल्पों का पुलिंदा? ये देशों और इस समय देखिए, महासागरों की सेहत बचाने के प्रयासों को वास्तव में बल मिलता है या फिर केवल संकल्पों का पुलिंदा है, ये देश और समुदायों द्वारा पेश किए जाने वाले उपायों और समाधानों पर निर्भर है। महासागरों के उपयोग से में बड़ा बदलाव केवल मछलियाँ पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तरीकों से भी जुड़ा हुआ है। इस समय 60% से अधिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का वे शिकार हैं। ये आकलन के मुताबिक वर्ष 2040 तक प्लास्टिक का प्रदूषण वर्तमान स्थिति से करीब दुगना हो जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक आज से जल जीवन ही नहीं, हमारे भोजन चक्र में भी शामिल हो गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसा प्लास्टिक बनाते की कोशिश कर रहे हैं जिसका जैव उपघटन मुमकिन हो। देखिए, प्लास्टिक समस्या है, माइक्रो प्लास्टिक समस्या है। जितना ज़्यादा हमने मॉडर्नाइजेशन पे चले गए, हम जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के यूज़ में चले गए, हम उतना ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम करना बढ़ा दिया। और प्लास्टिक कंज्यूम करने से हमने क्या करा, हमने उनको डिग्रेड करने के बारे में सोचा ही नहीं, हम उन्हें सिर्फ थ्रो अवे कर देते हैं। अब ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं, बराबर रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं, जिनमें विद प्रूफ दिखाया जा रहा है कि प्लास्टिक जितना नुकसान ओशन को पहुंचा सकता है, उससे कई ज़्यादा पहुंचा चुका है। अब प्लास्टिक का मतलब यूँ सोचिएगा कि ओशन के ऊपर वाले तल पे प्लास्टिक की बोतल कोई तैर रही होगी, या फिर कोई आपके प्लास्टिक की पन्नी तैर रही होगी। नहीं, नहीं, नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं और ख़तरनाक प्लास्टिक की, जो कि है माइक्रो प्लास्टिक। बहुत ही सूक्ष्म प्लास्टिक होता है। ये मछलियों के अंदर पहुँच जाता है। छोटी मछली, बड़ी मछली कोई हो, उनके फूड चक्र में, फूड चेन में एंटर कर गया है वो, और बाद में उनको समस्याएँ क्रिएट करता है जिससे उनकी मृत्यु हो जा रही है। या फिर ओशन के कई क्षेत्रों में एकत्रित होने से ऑक्सीजन की कमी बढ़ा रहा है। अब माइक्रोप्लास्टिक आजकल जीवन ही नहीं, हमारे भोजन चक्र में भी शामिल हो गया है। और एक और मज़ेदार बात है कि अब ये जो अब घूम फिर के कहते नहीं है कि कर्मा, हम जो प्लास्टिक, जो मैं आपको बताया आपको कि मछलियों के एंटर कर चुका है, मछलियों में एंटर कर चुका है। वो जब खाना-वाना खाती हैं ओशन में, शिकार कर रही होती हैं। बाद में जब इन्हीं मछलियों को मानव हंट करते हैं, फिशरमैन मछुआरे, और उन्हें लेके शहरों में आते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या फिर घर में पकाते हैं, तो अल्टीमेटली हमको ही नुकसान पहुंच रहा है इसका, क्योंकि हम वो माइक्रो प्लास्टिक खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। एक पूरी चक्र बन गया है अपने आप में। तो जितना नुकसान हम ओशन को पहुंचा रहे हैं, उतना बराबर का खुद को ही पहुंचा रहे हैं। इसमें पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक प्रदूषण को घटाने की मदद मिल सकती है। ये बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले बताया कि अब डिग्रेडेबल प्लास्टिक या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि हम बहुत जल्द से जल्द प्लास्टिक को ख़त्म कर सकें। दुनिया भर में वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसे प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जैव अपघटन मुमकिन हो, यानी जो सड़ गल कर प्राकृतिक रूप से ख़त्म हो जाए। टोक्यो विश्वविद्यालय के रिकेन सेंटर ऑफ इमेजिंग सेंटर में शोधकर्ताओं ने एक नया पदार्थ तैयार किया है जो बहुत जल्दी दूर जाता है और अपने पीछे कोई तलछट या अपशिष्ट नहीं छोड़ता। इससे पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक प्रदूषण को घटाने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने अभी इस पदार्थ को व्यापारिक तौर पर पेश करने की योजना नहीं बनाई है। अभी भी ट्रायल हो रहा है। ये नया पदार्थ इतना ही मजबूत हुआ है जितना कि प्लास्टिक। लेकिन अब इसके नमक के संपर्क में लाया जाता है तो यह अपने मूल घटकों में तुरंत टूट जाता है। अभी एक नया प्लास्टिक बनाने का प्रयास करा जा रहा है। ये क्या होगा? एक नॉर्मल प्लास्टिक की तरह होगा, हमारे डेली यूज में काम आएगा, पन्नियों के रूप में, पैकेजिंग के रूप में। मगर जैसे ही ये सॉल्ट के साथ मिलता है, यानी कि ओशन में मिलता है,
तो सॉल्ट से रिएक्ट करके ये टूटना जल्दी शुरू हो जाएगा, जिससे ये डिग्रेड हो जाएगा। तो ये यही वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे सामने। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, पारिस्थितिक तंत्र के विनाश और समुद्री संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से महासागरों को लेकर अभूतपूर्व संकट पैदा हो गए हैं। अप्रैल 25 में समुद्र की सतह का तापमान अपने दूसरे संबंध सबसे उच्च स्तर को छू गया था। कैरिबियाई, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से में यह देखा गया कि चिंताजनक रफ्तार से बड़े पैमाने पर मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंच रहा है। वह सफ़ेद पड़ती जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों की करीब 25% प्रजातियों को पोषित करती हैं। अब देखिए, जो आपकी कोरल रीफ्स होती हैं, प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, ये अगर ये नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, जो कि आशियाना होती हैं कई छोटी छोटी मछलियों का। अब मछलियाँ ही नहीं होती है ओशन में कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, कई प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। ये सब कोरल रीफ से जुड़ी होती हैं। कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, समुद्र का, ओशन का। कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं प्रदूषण के कारण। इसीलिए इस संपादकीय में हमारा ध्यान केंद्रित करा जा रहा है सिर्फ प्रदूषण से नहीं कि आप प्लास्टिक को फेंकना बंद कर दें। बात यह है कि जिस मात्रा में प्लास्टिक ओशन में पहुंच चुका है, वो नुकसान कर रहा है, उसको कैसे कम भी कर सकते हैं। ऐसे में पर्यटन तथा मछुआरे समुदाय के कारोबार में नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण निकलने वाले अत्यधिक ताप का करीब 90% हिस्सा महासागर ही अवशोषित करते हैं। और देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, तो एब्जॉर्ब वो ओशंस ही तो कर रहे हैं आपके। इसी कारण कुछ वर्ष पूर्व विश्व व्यापार संगठन को अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने पर लगाम लगाने के लिए एक समझौते के तहत तब सब्सिडी पर रोक लगानी पड़ी थी। लंबे गतिरोध के बाद सदस्य देशों के बीच एक संधि पारित की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन को संरक्षित किया जा सके। वैश्विक जनजीवन को पोषित करने में महासागरों का महत्वपूर्ण योगदान है। वह जलवायु आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के प्रयासों को गति देने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक संसाधनों की अभाव है। ओशंस हर कोई जानता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन पूरे जीवन भर रहेगा, मगर उनके लिए काम करने में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और देश हैं, वो विफल दिख रहे हैं। 11 जून 25 को फ्रांस में हुए जलवायु और पर्यावरण पर केंद्रित तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में एक आंकड़े ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसमें यह कहा गया है कि विश्व के कुल मछली भंडार का 35% हिस्सा जिन तौर तरीकों से पकड़ा जा रहा है वह ठीक नहीं है। इस वजह से समुद्रों में मछलियों की संख्या में तेज़ी से गिरावट जारी है, चिंताजनक है। मगर बात यह है कि देश समझौते करते हैं, रिपोर्टें बनाते हैं, मगर प्रैक्टिकलिटी होने पे बिल्कुल भूल जाते हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा।